दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम विशाली है। आज भी जब मैं अपनी ज़िंदगी के उन दिनों को याद करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ किसी सपने जैसा था। मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे इंसान से हुई थी। सच कहूँ तो शादी से पहले मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानती थी। ये रिश्ता हमारे घर वालों ने ही तय किया था। शुरुआत में मुझे थोड़ा सा डर था, जो कि हर लड़की के मन में होता है। वैसे ही मेरे मन में भी था। पता नहीं कितने ज्यादा सवाल थे कि वो कैसे होंगे, क्या मुझे समझेंगे या नहीं, उनकी आदत कैसी होगी, क्या मैं उस नए परिवार में खुद को अपना बना पाऊंगी या नहीं। पर शादी के कुछ ही दिनों में मेरे सारे डर खत्म हो गए। अर्जुन बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसा कि मैंने सोचा था। वो उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर थे। उन्होंने कभी मुझ पर किसी बात का दबाव भी नहीं डाला। मेरी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखते। अगर मैं किसी दिन थक जाती तो बिना कुछ कहे खुद ही मेरी मदद कर देते। मुझे आज भी वो बात याद है, जब मैं किचन में पहली बार अकेले सबके लिए खाना बना रही थी। मुझे घबराहट इतनी ज्यादा थी कि नमक 2 बार डल गया। और जब सब लोग खाना खाने बैठे तो पहला निवाला खाते ही मुझे अपनी गलती समझ आ गई। मेरा चेहरा उतर गया था। मैंने डरते डरते अर्जुन की तरफ देखा। मुझे लगा कि वो भी बाकी लोगों की तरह मुझे डांटेंगे, पर उन्होंने बिना कुछ बोले मुस्कुराकर पूरा खाना खा लिया था। बाद में जब हम दोनों कमरे में आए तो मैंने उनसे पूछा कि गलती से मुझसे खाने में नमक ज्यादा डल गया था, पर आपने इस बारे में कुछ कहा ही नहीं। तो वो हंस पड़े और बोले, अगर मैं भी कुछ कहता तो तुम्हें सबसे ज्यादा बुरा लगता। खाना तो दोबारा भी बन सकता है, पर किसी का दिल टूट जाए तो उसको जोड़ना आसान नहीं होता। उस दिन पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ कि सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। धीरे धीरे ये ही मेरी पूरी दुनिया बन गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ महीनों बाद ही दुनिया मेरी आंखों के सामने बिखरने वाली होगी। शादी के बाद जब मैं पहली बार इस घर में आई थी, तब मेरे मन में बहुत ज्यादा घबराहट थी। हर लड़की की तरह मैंने भी बचपन से अपने ससुराल को लेकर पता नहीं क्या क्या सपने देखे हुए थे। पर सपनों और हकीकत में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इसीलिए पहले दिन में बस यही सोच रही थी कि कहीं मुझसे कोई गलती नहीं हो जाए। और अगली सुबह मेरी आंख बहुत जल्दी खुल गई। कमरे में हल्की हल्की सी धूप आ रही थी। मैंने अपने पास देखा तो अर्जुन अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। उनके चेहरे पर वही सुकून था जिसको देखकर मेरे चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ जाती थी। फिर मैंने धीरे से बिस्तर को छोड़ा कि उनकी नींद नहीं खुल जाए, और जल्दी से तैयार होकर मैं किचन की तरफ चली गई। माँ भी पहले से ही जाग गई थी। उन्होंने मुझे देखते ही मुस्कुराकर कहा, अरे बहू, इतनी सुबह क्यों उठ गई हो तुम? आज तो तुम आराम कर लेती। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं मम्मी जी, अब ये घर भी तो मेरा ही है। धीरे धीरे इसकी जिम्मेदारी मुझे ही तो संभालनी है। मेरी बात सुनकर उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेर दिया। उस एक लम्हे में मुझे अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आई, पर मैंने अपनी आंखों में आए हुए आंसू वहीं पर रोक लिए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से घर का माहौल बदल जाए। फिर मम्मी ने कहा कि चलो मेरे साथ, पहले चाय बना लेते हैं। फिर मैंने अपनी सास के साथ मिलकर चाय बनाई। मेरी सास मुझे बताने लगी कि अर्जुन को चाय थोड़ी सी कम मीठी पसंद है, तुम इस बात का ध्यान रखना। मैं उनकी हर बात ध्यान से सुन रही थी। मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो मुझे बहू नहीं अपनी बेटी की तरह सब कुछ सिखा रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने चाय बनाकर ट्रे में रखी और कमरे की तरफ चली गई। अर्जुन अभी भी सो रहे थे। मैंने धीरे से कहा, अर्जुन उठ जाइए ना, चाय ठंडी हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। इतनी सुबह उठ गई हो? तो मैंने हंसते हुए कहा, अब आपकी पत्नी हूँ, देर तक सोती रहूंगी तो फिर काम कौन करेगा? वो उठकर बैठ गए। फिर बोले कि एक बात कहूँ। मैंने कहा कि जी बताइए। तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि इस घर में कोई नई बहू आई है। ऐसा लगता है कि तुम हमेशा से ही यहाँ थी। उनकी बात सुनकर मैं बस मुस्कुरा दी। दिल के किसी कोने में एक अजीब सी खुशी थी, जिसको मैं शायद शब्दों में कह नहीं सकती। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद ऊपर वाले ने मेरे लिए सच में बहुत अच्छा जीवन साथी चुना है। शादी के बाद कुछ दिन कब बीत गए मुझे खुद भी पता नहीं चला, और हर सुबह लगभग एक जैसी ही होती थी। पर पता नहीं क्यों हर दिन मुझे नया जैसा लगता। सुबह उठकर सबसे पहले मैं नहा धोकर मंदिर में दिया जलाती, फिर किचन में जाकर मम्मी के साथ चाय बनाती। अब तो मुझे किचन के हर एक डिब्बे की जगह भी अच्छे से याद हो गई थी।
मम्मी मुस्कुराकर कहती कि बहू, अब तो लगता है मुझे कुछ दिनों में किचन की छुट्टी मिल ही जाएगी। तो मैं हंसते हुए उनको जवाब देती, ऐसे कैसे हो सकता है मम्मी, आपके हाथ के खाने का स्वाद तो कभी भी नहीं ला सकती हूँ मैं। वो मेरी बात सुनकर हंस देती। उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। धीरे धीरे इस घर की हर एक चीज मेरी अपनी जैसी लगने लगी। यहाँ तक कि घर के आंगन में रखा हुआ तुलसी का पौधा भी हर सुबह उसको पानी देना मेरी आदत बन गया था। अर्जुन का भी एक रूल था, चाहे उनको ऑफिस जाने में कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, वो बिना मेरे साथ बैठकर नाश्ता किए कभी भी घर से बाहर नहीं निकलते। एक दिन मैंने उनसे कहा, अगर कभी आपको देर हो रही हो तो आप चले जाया कीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। उन्होंने फौरन से मेरी बात काट दी कि नहीं, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, साथ बैठकर खाने से घर बनता है। उनकी ये बातें मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर कर देती थी। वो छोटी छोटी चीजों में भी रिश्तों की अहमियत समझते। शायद यही वजह थी कि मैं हर दिन थोड़ा और जीती जा रही थी। शाम को जब वो ऑफिस से घर लौटते तो सबसे पहले पूरे घर में मुझे आवाज लगाते, वैशाली तुम कहाँ हो? और मैं चाहे किचन में होती या छत पर कपड़े उतार रही होती, उनकी आवाज सुनते ही मुस्कुरा देती। एक दिन मैंने हंसते हुए उनसे पूछा कि आप घर आते ही मेरा नाम क्यों लेते हैं? पहले मम्मी से भी तो मिल सकते हैं। वो बोले, मेरी मम्मी तो मेरी जिंदगी है, पर अब मेरी आदत तुम भी तो बन चुकी हो। उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। दिल की धड़कन जैसे अचानक से तेज हो गई थी। मैंने नजर झुका ली और वो मेरी शक्ल देखकर जोर से हंसने लगे। उस रात जब मैं सोने लगी तो मैं बहुत देर तक छत की तरफ देखते हुए यही सोच रही थी कि क्या हर लड़की की जिंदगी शादी के बाद इतनी खूबसूरत होती है? अगर ऐसा होता तो सच में मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। मगर मुझे नहीं पता था कि किस्मत जितनी खूबसूरत मुस्कान देती है उतनी ही बेरहमी से छीन भी लेती है। अब मेरी शादी को लगभग 2 महीने हो गए थे। अपने घर में मैं पूरी तरह से घुल मिल गई थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं इस घर में नई आई हूँ। एक शाम अर्जुन ऑफिस से घर लौटे तो उनके चेहरे पर रोज वाली मुस्कान नहीं थी। वो कुछ सोच में डूबे हुए लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आज ऑफिस में कुछ ज्यादा काम था क्या? तो उन्होंने हल्के से कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे समझ में आ गया कि वो कुछ छुपा रहे हैं। फिर रात को खाना खाने के बाद हम दोनों छत पर बैठे हुए थे। मौसम भी काफी अच्छा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। फिर बैठे बैठे वो कहने लगे कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि तुमने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरा कोई भाई या बहन है या नहीं। मैं मुस्कुराई। सच कहूँ तो मन में कई बार सवाल आया था, पर लगा कि जब आपको सही लगेगा तब खुद ही बता देंगे। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। शायद यही बात मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, तुम कभी किसी बात की जिद नहीं करती। मैं उनकी बात सुनती रही। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहना शुरू किया, मेरी एक बहन है। मैं थोड़ा सा चौंक गई। क्या सच में? पर मम्मी ने तो मुझे कभी नहीं बताया, और हमारी शादी में भी तो कोई नहीं था। वो बोले कि हाँ, क्योंकि वो मेरी सगी बहन नहीं है, वो मेरी सौतेली बहन है। उसका नाम निशा है। मैंने ध्यान से उनकी बात सुनी। जब मैं बहुत छोटा था तब पापा की पहली शादी से निशा दीदी थी। बाद में उनकी माँ का देहांत हो गया। उसके कुछ साल बाद पापा ने दूसरी शादी की। फिर मेरा जन्म हुआ, मगर हम दोनों ने कभी एक दूसरे को सौतेला नहीं माना था। फिर दीदी की शादी भी जल्द ही हो गई। शादी के बाद वो अपने पति के साथ दूसरे शहर चली गईं। मैंने पूछा कि वो फिर हमारी शादी में क्यों नहीं आई। तब अर्जुन ने थोड़ा उदास होकर कहा कि वो आना तो चाहती थी, पर इस टाइम विक्रम जी का एक्सीडेंट हो गया। उनको ज्यादा चोट तो नहीं आई, पर डॉक्टर ने उनको कुछ हफ्ते आराम करने के लिए कहा था और वो उनको अकेले छोड़कर नहीं आ सकती थी। इसलिए उन्होंने मुझे कई बार फोन करके माफी भी मांगी थी। मैंने धीरे से कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, रिश्ते तो वैसे भी दिल से निभाए जाते हैं, सिर्फ शादी में आने से नहीं। तो जब कभी उन्हें मिलना होगा तब मिल लेंगे। मेरी ये बात सुनकर अर्जुन मुस्कुरा दिए। मुझे पता था तुम यही कहोगी। फिर उन्होंने अपना फोन निकालकर मुझे फोटो दिखाए। तस्वीर में अर्जुन, एक लड़की और उसके साथ खड़ा हुआ एक आदमी भी था। ये देखो, ये है निशा दीदी और उनके पति विक्रम जी। मैंने फोटो हाथ में लेकर ध्यान से देखा। निशा दीदी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और विक्रम भी देखने में बिल्कुल आम से सुलझे हुए इंसान लग रहे थे। उनको देखकर मेरे मन में यही ख्याल आया कि बहुत जल्द ही इनसे मुलाकात होगी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों को मैं पहली बार फोटो में देखकर अपने परिवार का हिस्सा मान रही हूँ, एक दिन वही लोग मेरी दुनिया उजाड़ने की कोशिश करेंगे। उस रात के बाद मैं अक्सर अर्जुन से निशा दीदी के बारे में पूछ लिया करती थी,
पता नहीं क्यों फोटो देखने के बाद मेरे मन में उनसे मिलने की एक बेचैनी सी पैदा हो गई थी। मैंने एक दिन चाय पीते हुए अर्जुन से पूछा कि दीदी से आपकी बात होती रहती है क्या? तब उन्होंने सर हिलाते हुए कहा कि हाँ होती है, पर पहले जैसी नहीं। अपनी जिंदगी में सब बिजी हो जाते हैं, फिर शहर भी इतना दूर है कि चाहकर भी बार बार मिलना नहीं हो पाता। मैंने मुस्कुराकर कहा कि हाँ कोई बात नहीं, जब कभी वो आएंगी मैं उनको इतनी अच्छी तरह रखूंगी कि उनका वापस जाने का मन भी नहीं करेगा। मेरी बात सुनकर अर्जुन हंसने लगे। इतना प्यार मत करना, कहीं सच में यहीं रहने की जिद की? मैं भी हंसते हुए बोली कि हाँ हाँ, तो वो यहाँ रहेंगी, अच्छा ही है ना, घर में रौनक भी हो जाएगी। अर्जुन बस मुझे देखते रहे। शायद उनको मेरी ये सादगी ही बहुत ज्यादा पसंद थी। मैं हर रिश्ते को पूरे दिल से अपनाना चाहती थी और ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। अर्जुन सुबह ऑफिस चले जाते, मैं घर के सारे काम करती, मम्मी के साथ बैठकर पुरानी बातें करती, तो कभी उनसे नई नई रेसिपी सीखती रहती। शाम को अर्जुन लौटते टाइम हम तीनों के साथ में बैठकर चाय पीते। फिर हम कभी छत पर टहलने चले जाते, कभी हम बाजार में कुछ शॉपिंग करने चले जाते और कभी बिना किसी वजह के देर रात तक यूं ही बातें भी करते रहते। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी जिंदगी में अब किसी चीज की कोई कमी ही नहीं रही है। पर एक सुबह सब कुछ बदल गया। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, मम्मी अपने कमरे में पूजा कर रही थी, अर्जुन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तब अचानक से पता नहीं क्यों मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द होने लगा। मैंने सोचा शायद ठीक से नींद नहीं आई, इसीलिए ऐसा लग रहा है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से काम में लग गई। पर कुछ मिनट के बाद मेरी आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। मैंने जल्दी से पास रखे हुए किचन स्लिप का सहारा लिया। इतने में मम्मी की नजर मेरे ऊपर पड़ गई। उन्होंने घबराकर पूछा कि अरे बहू क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ रहा है? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की कि कुछ नहीं मम्मी, शायद थोड़ा चक्कर आ रहा था। पर मेरी बात पूरी भी नहीं हुई कि अचानक से मुझे तेज उल्टी जैसा महसूस होने लगा। मैं भागकर सिंक के पास गई। मम्मी भी मेरे पीछे पीछे आई। उन्होंने मेरे पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, अभी अर्जुन को बुलाती हूँ। उसी टाइम अर्जुन ऑफिस जाने को तैयार होकर बाहर आ रहे थे। मम्मी ने उनसे घबराई हुई आवाज में कहा, अर्जुन जरा जल्दी से आओ, बहू की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अर्जुन दौड़ते हुए किचन में आ गया। मुझे देखकर उनके चेहरे का भी रंग उड़ गया। वो बोले, क्या हुआ तुम्हें, कहीं पर तकलीफ हो रही है? मैंने हल्की आवाज में कहा, पता नहीं, बहुत चक्कर आ रहे हैं। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो अभी हम हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने मना भी करा कि नहीं, इतनी भी तबीयत खराब नहीं है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। पर अर्जुन मेरी एक बात भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। बोले कि नहीं, तुम्हारी तबीयत से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उनकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। फिर उन्होंने तुरंत गाड़ी निकाली। मम्मी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली कि घबराना मत बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बस चुपचाप सर हिलाकर अर्जुन के साथ हॉस्पिटल गई। वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, कुछ टेस्ट करवाए। फिर उन टेस्ट के आने तक हम दोनों बाहर कुर्सी पर ही बैठे हुए थे। अर्जुन बार बार बेचैन होकर कभी मुझे देखते तो कभी डॉक्टर के कमरे की तरफ। तब मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि इतना फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, अगर तुम्हें जरा सी भी तकलीफ होती है ना, तो सबसे ज्यादा दर्द मुझे होता है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। नर्स ने हमें डॉक्टर के कमरे में बुलाया। डॉक्टर हमारी रिपोर्ट्स देख रहे थे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। बोले, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैंने कुछ गलत सुन लिया है। तभी मैंने अर्जुन की तरफ देखा। वो भी बिल्कुल चुप खड़े हुए थे। अर्जुन के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। मैं भी अपनी खुशी रोक ही नहीं पाई। फिर आंखों से आंसू बहने लगे। पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के थे। डॉक्टर के कमरे से बाहर निकलने के बाद भी मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं सच में माँ बनने वाली हूँ। मैं बार बार अपनी रिपोर्ट्स देख रही थी और फिर अर्जुन के चेहरे की तरफ, क्योंकि वो भी बच्चों की तरह मुस्कुरा रहे थे। अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। मैं भी हंसी, इतनी खुशी हो रही है आपको? वैशाली, तुम समझ नहीं सकती, मैं कब से इस वक्त का इंतजार कर रहा था। मैंने उनको छेड़ते हुए कहा कि अच्छा जी, पर अगर हमारी बेटी हो गई तो? उन्होंने इस पर फौरन से कहा, तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, और अगर बेटा हुआ तब भी उतनी ही खुशी होगी।
वो बोले कि हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मेरे लिए बच्चा नहीं तुम दोनों ज़्यादा ज़रूरी हो। चाहे लड़का हो या लड़की, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी ये बात सुनकर मैं बस उनको देखती रह गई। हर बार की तरह उन्होंने फिर से मेरा दिल जीत लिया था। ऐसे ही अस्पताल से निकलते टाइम उन्होंने मिठाई की दुकान पर गाड़ी रोक दी। मैंने हैरानी से पूछा कि अभी से मिठाई? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इतनी बड़ी खुशखबरी होने पर खाली हाथ घर जाऊं, भला ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर कुछ देर के बाद वो मिठाई का बड़ा सा डिब्बा लेकर वापस आए। पूरे रास्ते वो बस मुस्कुराते ही रहे और मुझसे बातें करते रहे। जैसे ही हम घर पहुंचे तो मम्मी दरवाजे पर ही हमारा इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे पर फिक्र साफ दिखाई दे रही थी कि क्या हुआ बेटा, क्या कहा है डॉक्टर ने, बहू ठीक तो है ना? अभी मैं कुछ कहती उससे पहले ही अर्जुन ने मिठाई का डिब्बा मम्मी के हाथों में रख दिया। ये लीजिए मिठाई खाइए। पर किस खुशी में बेटा? पहले तो उनको यकीन नहीं हुआ, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और अगले ही पल मुझे अपने गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बार बार ऊपर वाले का नाम ले रही थी। हमारे घर में कितने सालों बाद इतनी बड़ी खुशी आई है। उस दिन पूरे घर में जैसे त्योहार का माहौल महसूस हुआ। उस शाम मैंने इस घर के लोगों को इतना खुश होकर देखा जो सालों से इस परिवार का हिस्सा थे। सबसे पहले आए संजीव काका। वो इस घर में पिछले 25 साल से थे। पहले वो पापा के साथ रहते थे और उनके जाने के बाद भी उन्होंने इस घर का साथ नहीं छोड़ा। बाहर की सारी जिम्मेदारी वही संभालते, सब कुछ वही देखते थे। पर उन्होंने कभी खुद को नौकर नहीं कहा और ना ही इस घर में किसी ने उनको नौकर समझा। मैं तो उनको शुरू से ही संजीव काका कहकर बुलाती थी। वो भी मुझे हमेशा बेटी की तरह मानते। जैसे ही उन्होंने खुशखबरी सुनी, मुस्कुराकर दोनों हाथ जोड़ लिए। आप दोनों हमेशा खुश रहें बिटिया। अब तो इस घर में छोटे मालिक या छोटी मालकिन की भी किलकारियां गूंजेंगी। मैं हंस पड़ी। हमारे घर में एक और भी थी, शांति काकी। वो रोज सुबह को झाड़ू पोछा बर्तन और बाकी सफाई का काम करती। उनकी उम्र जरूर हो गई थी, पर वो काम आज भी बड़े मन से करती थी। मुझे देखते ही हमेशा कहती कि अरे बहू, इतना काम मत किया करो, अभी से ही अपना ध्यान रखा करो। हमें सब पता है, माँ बनने वाली औरत को पहले अपना ख्याल रखना पड़ता है। इसी तरह पूरा घर मेरे लिए फिक्र करने लग गया। कभी कोई मुझे भारी सामान उठाने नहीं देता, तो कभी संजीव काका बिना पूछे फल और नारियल पानी लेकर आ जाते। मुझे लगता था शायद इससे ज्यादा प्यार किसी लड़की को अपने ससुराल में नहीं मिल सकता। धीरे धीरे मेरा 5वां महीना शुरू हो गया। मैं बालकनी में कुर्सी पर बैठी हुई थी। हल्की हल्की सी हवा चल रही थी। अचानक मुझे अपने पेट में बहुत हल्की सी हरकत महसूस हुई। मैं एकदम से चौंक गई। मैंने घबराकर अपने पेट पर हाथ रखा। थोड़ी देर के बाद फिर से वही हल्की सी हरकत हुई। मेरी आंखें खुशी से चमक उठी थी। उसी टाइम अर्जुन ऑफिस से लौटे। मैं लगभग दौड़ते हुए उनके पास गई। अर्जुन, जल्दी से आइए। वो घबरा गए। क्या हुआ? तब मैंने उनका हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखा। थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक से बच्चे ने फिर से हल्की सी हरकत की तो अर्जुन जैसे वहीं पर ठहर गए। उनकी आंखें बड़ी हो गई थी। क्या ये हमारे बच्चे ने किया है? इस पर मैंने मुस्कुराकर सर हिला दिया। फिर अगले ही पल उन्होंने सर झुकाकर मेरे माथे को चूम लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान भी थी। उस दिन के बाद अर्जुन की एक नई आदत बन गई। हर रात सोने से पहले वो मेरे पास बैठ जाते और मेरे पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बातें करते। सुन रहे हो ना जूनियर अर्जुन, अभी से अपनी मम्मी को परेशान मत करना। कभी वो कहते कि अगर मेरी बेटी हुई ना तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही होगी। फिर वो बोलते अगर बेटा हुआ तो उसको भी मैं अपनी तरह अपनी पत्नी की इज्जत करना सिखाऊंगा। मुझे लगता था शायद इससे अच्छा बाप मेरे बच्चे को कभी नहीं मिल सकता। फिर देखते ही देखते 9 महीने कब पूरे हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। एक रात अचानक से मुझे बहुत तेज दर्द शुरू हुआ। अर्जुन एक लम्हे के लिए घबरा गए। संजीव काका ने फौरन से गाड़ी निकाली। मम्मी ऊपर वाले का नाम लेते हुए मेरे साथ बैठ गईं। पूरे रास्ते अर्जुन मेरा हाथ पकड़े हुए थे। बार बार बस एक ही बात बोल रहे थे, कुछ नहीं होगा विशाली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अस्पताल पहुंचते ही मुझे लेबर रूम में ले जाया गया। बाहर अर्जुन, मम्मी और संजीव काका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। टाइम जैसे रुक सा गया। करीब 2 घंटे के बाद अचानक से पूरे कॉरिडोर में एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज गूंज गई। फिर थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों ही हेल्दी हैं। ये सुनते ही अर्जुन की आंखें भर आईं। माँ ने ऊपर वाले का शुक्र किया और संजीव काका खुशी से बोले,
आज तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटनी होगी। फिर जब मुझे होश आया तो सबसे पहले मेरी नज़र छोटे से चेहरे के ऊपर गई। मेरी बगल में छोटे से कपड़े में लिपटा हुआ प्यारा सा बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। मैंने कांपते हुए हाथों से उसके गाल को हल्के से छुआ। इतना छोटा, इतना मासूम, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरा बेटा है। मेरी आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे। इतने में अर्जुन कमरे में आए। उनके हाथ में फूलों का छोटा सा गुलदस्ता था। जैसे ही उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, वो मुस्कुराकर धीरे से मेरे पास आकर बोले, कैसी हो? अब कैसा महसूस हो रहा है? मैंने मुस्कुराकर कहा कि जी, अब तो ठीक हूँ। फिर मेरी नज़र बच्चे पर गई। मैंने धीरे से कहा, देखिए कितना प्यारा है ना हमारा बेटा। तब अर्जुन ने प्यार से बच्चे को गोद में उठाया। उस वक्त तो मुझे ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले ने मेरी झोली खुशियों से भर दी है। फिर 3 दिन बाद हमें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। जैसे ही हम घर पर गए, दरवाजे पर रंगोली बनी हुई थी, फूलों की लड़ियां लगी हुई थी। शांति काकी आरती की थाली लेकर खड़ी हुई थी। मम्मी ने बच्चे को गोद में लिया और उसकी नजर उतारी। फिर धीरे से बोली कि मेरे पोते का इस घर में स्वागत है। संजीव काका बाहर खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने जैसे ही बच्चे को देखा तो बोले, इनकी आंखें बिल्कुल छोटे मालिक के जैसी हैं। ये सुनकर सब मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर के बाद नाम रखने की बात शुरू हुई। मम्मी बोली कि नाम ऐसा होना चाहिए जिसको सुनते ही मन खुश हो जाए। अर्जुन ने मेरी तरफ देखा। वैशाली, तुम बताओ, तुम्हें कौन सा नाम पसंद है? मैंने पहले तो मना किया कि नहीं, आप लोग खुद रख लीजिए, पर अर्जुन नहीं माने। फिर बहुत देर तक हम सब अलग अलग नाम सोचते रहे और अचानक मेरी नज़र हमारे बेटे के ऊपर गई। वो नींद में भी हल्का सा मुस्कुरा रहा था। मैंने जब धीरे से कहा कि प्रेम, फिर सबने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, पता नहीं क्यों मुझे ये नाम बहुत अच्छा लग रहा है। तो अर्जुन ने तुरंत से कहा, तो बस तय हो गया, आज से इसका नाम प्रेम है। मम्मी ने भी खुशी से हामी भर दी और इस तरह से हमारे बेटे का नाम प्रेम रखा गया। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते प्रेम 6 महीने का भी हो गया, फिर 1 साल का, और कब वो 2.5 साल का हो गया पता ही नहीं चला। पूरे घर में उसकी शरारती आवाजें गूंजती रहती थी। कभी वो पूरे दिन आंगन में गेंद लेकर भागता रहता, तो कभी मेरी चुन्नी पकड़कर मुझे परेशान करता, और कभी अर्जुन के जूते पहनकर पूरे घर में इतराते हुए घूमता। अब मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई है, पर किस्मत अक्सर वहीं वार करती है जहां इंसान सबसे ज्यादा खुश होता है। हमारा प्रेम अब 2.5 साल का हो गया था। उसकी मासूम सी बातें सबको हंसा देती। सुबह के वक्त मेरी नींद अब अलार्म से नहीं, बल्कि उसकी मीठी सी आवाज से खुलती थी। वो मेरे ऊपर चढ़कर मेरे गाल पर छोटी सी किस्सी देता, फिर कहता, मम्मी भूख लग रही है। मैं उसको गोद में उठा लेती और कहती कि चलो आज मेरे राजा बेटे के लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाती हूँ। वो रोज नया जवाब देता। मुझसे बोलता कि मम्मी आलू का पराठा खाऊंगा, तो कभी कभी सूजी का हलवा बनवाता, और अगर उसका मन ज्यादा अच्छा होता तो फिर कहता कि जो भी मेरी मम्मी बनाएंगी मैं वही खा लूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आता था। अर्जुन भी पहले से ज्यादा बिजी रहने लगे। उनका काम ज्यादा बढ़ गया था, पर चाहे कितनी भी देर हो जाए, वो घर आते ही सबसे पहले प्रेम को अपनी गोद में उठा लेते। अगर प्रेम सो गया होता तो वो उसको जगाते भी नहीं, बस उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरकर मुस्कुराते। एक दिन मैंने उनसे कहा, इतनी देर से आते हैं आप, फिर भी सबसे पहले प्रेम के पास ही चले जाते हैं, थोड़ी देर आराम तो कर लिया करें। तब उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, क्योंकि पूरा दिन इसी लम्हे का तो मैं इंतजार करता हूँ कि कब मैं घर जाऊं और कब अपने बेटे के साथ खेलूं। एक शाम हम सब आंगन में बैठे हुए थे। प्रेम अपनी छोटी सी गेंद के साथ खेल रहा था। अर्जुन उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। मम्मी भी बरामदे में बैठकर दोनों को देख रही थी। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो शायद हर दादी के चेहरे पर अपने पोते को देखकर आ जाती है। मैं किचन से चाय लेकर बाहर आई। मैंने एक लम्हे के लिए सबको देखा और मन ही मन ऊपर वाले से प्रार्थना की कि बस ये हंसी हमेशा ऐसे ही बनी रहे। मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। उस टाइम मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिंदगी बहुत जल्दी मेरी इस प्रार्थना का इम्तिहान लेने वाली है, और हमारी खुशियों का सबसे ज्यादा मुश्किल दौर अब धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा है। देखते ही देखते प्रेम अब 3 साल का हो चुका था। उसकी तोतली बातें सुनकर पूरे घर के चेहरे खिल उठते। अब उसने नर्सरी स्कूल जाना भी शुरू कर दिया था। शुरू शुरू में तो वो मेरा हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं लेता था। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही मेरी साड़ी कसकर पकड़ लेता और मासूमियत से कहता कि मम्मा मैं नहीं जाऊंगा, आप भी चलो ना। और मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती, उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहती कि बस
थोड़ी देर की बात है बेटा, फिर मम्मा तुम्हें लेने आ जाएगी। तो वो उदास होकर मेरी तरफ देखता, फिर धीरे धीरे टीचर के साथ अंदर चला जाता, लेकिन अंदर जाते जाते भी एक बार पीछे मुड़कर मुझे जरूर देखता। उसकी वो नन्ही सी नजर मेरे दिल को छू जाती थी। अब मेरी सुबह पहले से भी ज्यादा काम से भर गई। सुबह प्रेम को तैयार करना, उसका टिफिन बनाना, अर्जुन का नाश्ता तैयार करना और फिर घर के बाकी काम। लेकिन मुझे कभी थकान महसूस नहीं होती थी, क्योंकि मेरे अपने लोग मेरे साथ थे। एक दिन प्रेम स्कूल से लौटा तो बहुत ज्यादा खुश था। जैसे ही वो घर में आया, जोर से चिल्लाया, दादी देखो, आज मुझे स्टार मिला है। उसने अपने छोटे से बैग से एक गोल्डन स्टार वाला स्टिकर निकालकर मम्मी को दिखाया। मम्मी ने उसे गोद में उठा लिया। अरे वाह, मेरा पोता तो बहुत होशियार है। ये सुनकर प्रेम खिलखिलाकर हंसने लगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से मैंने एक बात नोटिस करनी शुरू की। मम्मी पहले जितनी फुर्तीली नहीं रही। पहले वो सुबह सुबह पूरे घर में घूमती रहती थी, लेकिन अब थोड़ी देर काम करने के बाद ही बरामदे में बैठ जाती। मैंने कई बार उनसे पूछा, मम्मी सब ठीक तो है ना? तो वो मुस्कुराकर हर बार कहती, अरे बहू, अब उम्र हो गई है। मेरे अंदर पहले जैसी ताकत कहाँ रही। और मैं उनकी बात मान लेती, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी, मम्मी भी मेरे साथ सब्जी काट रही थी। अचानक उनके हाथ से चाकू नीचे गिर गया। मैंने तुरंत उनकी तरफ देखा। वो कुर्सी का सहारा लेकर खड़ी थी। उनके चेहरे पर हल्की सी थकान साफ दिखाई दी। मैं घबराकर उनके पास गई। मम्मी, क्या हुआ आपको? उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया। इतने में प्रेम भी भागता हुआ आया और उनकी गोद में चढ़ने की जिद करने लगा। मम्मी ने मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा तो लिया, लेकिन इस बार मैं साफ देख सकती थी उन्हें पहले से ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। उस लम्हे मेरे मन में पहली बार एक अनजाना सा डर पैदा हुआ। मैं बस यही प्रार्थना कर रही थी, मेरी इन खुशियों भरी दुनिया को किसी की नजर न लगे। उस दिन के बाद से मेरी नजर हर वक्त मम्मी पर ही रहने लगी। वो चाहे लाख कहती कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं समझ रही थी कि बात सिर्फ थकान की नहीं है। पहले वो सुबह उठकर मंदिर की सफाई करती थी, लेकिन अब कई बार मैं उठती तो देखती कि वो बरामदे की कुर्सी पर चुपचाप बैठी हुई है। मैंने एक दिन उनके पास बैठते हुए कहा, मम्मी आज आप रहने दीजिए, मैं सब कर लूंगी, आप बस आराम करो। तो वो मुस्कुराई कि अरे बहू, अगर मैं बिल्कुल काम करना छोड़ दूंगी तो बूढ़ी और जल्दी हो जाऊंगी। उनकी इस बात पर मैं भी मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी फिक्र बढ़ती जा रही थी। उस शाम अर्जुन ऑफिस से घर आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई, तो उन्होंने एक पल भी देर नहीं की, सीधे मम्मी के कमरे में चले गए। मम्मी, कल सुबह हम लोग अस्पताल चल रहे हैं। मगर मम्मी ने तुरंत मना कर दिया कि नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस उम्र का असर है। फिर अर्जुन उनके पास बैठ गए। उन्होंने प्यार से उनका हाथ अपने हाथ में लिया। जब मैं छोटा था और मुझे हल्का सा बुखार भी आता था, तब आप मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाती थी। अब मेरी बारी है। मम्मी उन्हें देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई। तू भी ना बेटा, तो अर्जुन बोले, और इस बार आपकी एक नहीं चलेगी। मैं दरवाजे पर खड़ी हुई ये सब देख रही थी। मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि अर्जुन सिर्फ एक अच्छे पति ही नहीं बल्कि एक अच्छे बेटे भी थे। अगली सुबह संजीव काका ने हमेशा की तरह गाड़ी निकाल दी। उन्होंने मम्मी से हंसते हुए कहा, मालकिन, डॉक्टर साहब भी सोचते होंगे कि आप उन्हें भूल गई हैं, कभी कभी उनसे भी मिल लिया कीजिए। मम्मी हंस पड़ी। फिर प्रेम तुरंत से बोला कि मैं भी चलूंगा दादी के साथ, पर मैंने उसे गोद में उठाकर कहा कि नहीं बेटा, आज दादी को डॉक्टर अंकल से मिलना है। तुम स्कूल जाओ, फिर आकर दादी को अपनी ड्राइंग दिखाना। ये बात सुनकर वो थोड़ा मुंह फुलाकर तैयार हो गया। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने मम्मी की अच्छी तरह जांच की, ब्लड प्रेशर देखा, कुछ सवाल पूछे, फिर बोले कि घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन इनकी उम्र को देखते हुए कुछ टेस्ट करवा लेते हैं। रिपोर्ट आने के बाद ठीक से बता पाएंगे। अर्जुन ने तुरंत कहा कि जो भी जरूरी हो डॉक्टर साहब, आप कर दीजिए। इसी तरह उस दिन सारे टेस्ट हो गए। डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट 2 दिन के बाद मिलेगी। फिर वो घर वापस आ गए। वहां से आने के बाद माँ जी बार बार कहती कि देख लेना बहू, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आएगी, तुम लोग बेवजह परेशान हो रहे हो। और मैं मुस्कुराकर बस हाँ कह देती, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल बार बार घबरा रहा था। फिर उस रात जब सब सो गए, मैं बालकनी में खड़ी हुई आसमान की तरफ देख रही थी। पीछे से अर्जुन आए और बोले, तुम अभी तक नहीं सोई? मैंने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों, मुझे मम्मी की बहुत फिक्र हो रही है। फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा कि कुछ नहीं होगा, हम दोनों हैं ना, जो भी होगा मिलकर संभाल लेंगे। फिर 2 दिन के बाद अर्जुन और मम्मी अस्पताल चले गए।
मैं घर पर ही रुक गई क्योंकि प्रेम को स्कूल से भी लाना था, लेकिन मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा था। मैं बार बार ऊपर वाले के सामने हाथ जोड़कर बस एक ही प्रार्थना कर रही थी, मेरी मम्मी को बिल्कुल ठीक कर दीजिए। ऐसे ही करीब 2 घंटे बाद अर्जुन का फोन आया। मैंने जल्दी से फोन उठाया। हाँ अर्जुन, क्या कहा डॉक्टर ने? तो फोन की दूसरी तरफ कुछ पल तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर अर्जुन की धीमी आवाज आई, वैशाली, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, मम्मी को थोड़ा आराम करना होगा, हम घर आ रहे हैं। उनकी आवाज़ मुझे कुछ बदली बदली सी लगी, लेकिन मैंने उस वक्त ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। फिर उनके घर आने के बाद मम्मी बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश करती रहीं। उन्होंने प्रेम के साथ खेला, मेरे हाथ की चाय पी और हमेशा की तरह बस मुस्कुराती रहीं। लेकिन उस रात मैंने पहली बार अर्जुन को चुपचाप बैठे हुए देखा। मैं उनके पास जाकर बैठ गई और पूछा कि क्या बात है। तब उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, डॉक्टर ने कहा है कि मम्मी का दिल पहले जितना मजबूत नहीं रहा, उन्हें अब ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, बस उनका ध्यान रखना होगा। मैंने राहत की सांस ली, मुझे लगा कि चलो दवाइयों से सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन सब ठीक चलता रहा। मम्मी अब ज्यादातर समय प्रेम के साथ बैठी रहती। प्रेम भी उनसे बहुत जुड़ गया था। अगर मम्मी कहीं दिखाई न दे तो पूरा घर सर पे उठा लेता, दादी दादी कहाँ हो? और जैसे ही मम्मी सामने आती तो वो बस दौड़कर उनकी गोद में चढ़ जाता। ऐसे ही एक सुबह मैं नाश्ता बना रही थी, अर्जुन ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे, प्रेम अपने खिलौनों से खेल रहा था। तभी मुझे बाहर से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज सुनाई दी। मैं फौरन घबराकर बाहर भागी और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मम्मी जमीन पर गिरी हुई थी, उनका एक हाथ सीने पर था और सांसें बहुत तेज चल रही थी। मैं घबराकर उनके पास बैठ गई। मम्मी, मम्मी आंखें खोलिए। मेरी आवाज सुनकर अर्जुन भी दौड़ते हुए बाहर आ गए। उन्होंने बिना एक पल गवाए मम्मी को अपनी बाहों में उठा लिया। संजीव काका, जल्दी से गाड़ी निकालिए। संजीव काका भी भागते हुए बाहर आए। उनके चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही मिनटों में हम अस्पताल के लिए निकल गए। फिर पूरे रास्ते में पीछे की सीट पर मम्मी का हाथ पकड़े बैठी रही। मैं उनसे बार बार कह रही थी कि मम्मी, कुछ नहीं होगा आपको, बस थोड़ी देर और। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, उनकी आंखें बस अर्जुन को देख रही थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उन्हें अंदर ले गए। हम तीनों बाहर खड़े थे। प्रेम कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो बार बार मुझसे पूछ रहा था, मम्मा, दादी कब आएंगी? मगर मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। फिर करीब आधे घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे की संजीदगी देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बहुत धीरे से कहा कि हमें अफसोस है, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके। ये सुनते ही अर्जुन जैसे वहीं पत्थर बन गए। उनकी आंखों से आंसू भी नहीं निकले। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई, जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया हो। और प्रेम, वो अभी भी मासूमियत से अस्पताल के दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसे अब भी यही लग रहा था कि उसकी दादी अभी बाहर आ जाएंगी और उसे गोद में उठा लेंगी। लेकिन इस बार वो इंतजार कभी पूरा नहीं होने वाला था। मम्मी के जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे इस घर की सारी रौनक एक ही पल में कहीं खो गई हो। कल तक जिस आंगन में प्रेम की हंसी गूंजती थी, आज वहीं सन्नाटा छाया हुआ था। घर में आने जाने वाले लोगों का सिलसिला शुरू हो गया। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, सब मम्मी को अंतिम श्रद्धांजलि देने आ रहे थे। लेकिन अंतिम संस्कार अभी नहीं किया गया, क्योंकि सब एक ही बात कह रहे थे कि निशा को खबर दे दी गई है, वो बहुत दूर रहती है, उसके आने का थोड़ा इंतजार तो करना ही होगा ना, आखिर वो भी इस घर की बेटी है। मैंने ये बात सुनी तो मुझे याद आया, अर्जुन ने शादी के कुछ दिनों बाद अपनी सौतेली बहन के बारे में बताया तो था, लेकिन आज तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। अर्जुन ने उसी दिन उन्हें फोन कर दिया। फोन पर उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि दीदी, मम्मी नहीं रही। इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाए। उधर से शायद निशा भी जोर जोर से रोने लगी थी। उन्होंने कहा कि वो और विक्रम जितनी जल्दी हो सके निकल रहे हैं, लेकिन उनका शहर बहुत दूर था, उन्हें यहाँ पहुँचने में लगभग 1.5 दिन लगने वाला था। इसीलिए सबने फैसला किया कि अंतिम संस्कार निशा के आने के बाद ही होगा। वो 1.5 दिन बहुत भारी थे। अर्जुन किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। वो बस चुपचाप मम्मी के पास बैठ जाते और उन्हें देखते रहते। कई बार मुझे लगता वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं भी उन्हें देखकर टूट जाती, लेकिन मुझे खुद को संभालना पड़ रहा था, क्योंकि अब प्रेम भी था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि घर में इतना सन्नाटा क्यों है। वो बार बार मुझसे पूछता कि मम्मा, दादी उठ क्यों नहीं रही।
उसके इस सवाल का जवाब देते हुए हर बार मेरा गला भर आता। मैं उसे बस सीने से लगा लेती। संजीव काका ने उन 1.5 दिनों में घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। जो भी रिश्तेदार आते उनका ध्यान वही रखते, बाहर के सारे इंतजाम भी वही कर रहे थे। कई बार मैंने उन्हें चुपके से आंसू पोंछते हुए भी देखा। शायद उन्होंने सिर्फ इस घर में काम ही नहीं किया, उन्होंने इस परिवार को जिया भी था। अगले दिन शाम होने ही वाली थी, तभी घर के बाहर एक सफेद रंग की कार आकर रुकी। घर में बैठे सभी लोगों की नजर उसी तरफ चली गई। कार का दरवाजा खुला, सबसे पहले एक औरत बाहर उतरी। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वो बिना कुछ देखे सीधे घर की तरफ भागी। उसे देखते ही किसी रिश्तेदार ने धीमे से कहा, देखो, निशा आ गई। उसके पीछे पीछे उसका पति विक्रम भी कार से उतरा। उसने सफेद कुर्ता पहन रखा था, चेहरे पर उदासी थी और आंखों में आंसू भी दिखाई दे रहे थे। उसे देखकर कोई भी यही कहता कि वो अपनी सास के जाने से बहुत दुखी है, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये वही इंसान है जो कुछ महीनों के बाद हमारी पूरी जिंदगी तबाह करने की साजिश रचेगा। फिर निशा जैसे ही अंदर आई, वो मम्मी के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, एक बार तो मेरा इंतजार कर लेती आप। उसकी आवाज़ सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गईं। मैं भी पहली बार उससे मिली। उस वक्त मुझे उसके लिए सिर्फ हमदर्दी महसूस हुई, क्योंकि मुझे लगा कि एक बेटी ने अपनी माँ को खो दिया। पर यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आखिरकार मम्मी का अंतिम संस्कार उस शाम पूरा हुआ। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। अर्जुन अब बहुत कम बोलते, ज्यादातर समय वो चुपचाप बरामदे में बैठे रहते। मैं अच्छे से समझ सकती थी कि एक बेटे के लिए माँ को खोना कितना बड़ा दर्द होता है। निशा और विक्रम ने वापस जाने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। पहले तो मुझे लगा शायद अर्जुन को इस मुश्किल समय में अकेला नहीं छोड़ना चाहते होंगे। एक शाम मैंने खुद ही निशा से कहा, दीदी, आप लोग कुछ दिन और यहीं रुक जाइए, अर्जुन को भी अच्छा लगेगा। तब निशा ने मेरी तरफ देखा और बोली, हाँ विशाली, अभी इस हालत में हम उसे अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकते। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा सचमुच उसे अपने भाई की फिक्र है। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक बात नोटिस करनी शुरू की। विक्रम का ध्यान घर के लोगों से ज्यादा घर की चीजों पर रहता था। कभी वो पूरे आंगन में घूमते हुए हर कोने को ध्यान से देखते, कभी स्टोर रूम तक चले जाते, कभी छत पर खड़े होकर पूरे मकान को देर तक देखते। शुरू में तो मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा शायद पहली बार इतने दिनों के लिए यहाँ रुके हैं, इसीलिए घर को देख रहे होंगे। एक दिन मैं जब चाय बना रही थी, विक्रम भी वहीं किचन आ गए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, विशाली, ये घर कितने साल पुराना है वैसे? तो मैंने सोचते हुए जवाब दिया, शायद बहुत पुराना है, पापा ने ही बनवाया था। उन्होंने फिर पूछा, काफी बड़ा घर है, इसकी देखभाल में तो बहुत खर्चा आता होगा। मुझे उनका सवाल थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि हाँ, लेकिन अर्जुन सब संभाल लेते हैं। फिर उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी कि अच्छा है। इतना कहकर वो बाहर चले गए। उनके जाने के बाद भी न जाने क्यों उनके सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहे। उस रात मैं पानी लेने नीचे आई थी, किचन की लाइट जल रही थी। मुझे लगा शायद शांति काकी बंद करना भूल गई होंगी, लेकिन अंदर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसी वक्त मुझे स्टोर रूम की तरफ से बहुत धीमी आवाजें सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे थे। मैं जैसे ही उधर बढ़ने लगी, अचानक आवाजें बंद हो गईं। अगले ही पल विक्रम बाहर निकले। उन्होंने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। अरे तुम अभी तक सोई नहीं? तो मैंने कहा कि हाँ, मैं जरा पानी लेने आई थी। और आप नहीं सोए अब तक? तो उन्होंने बिना झिझके जवाब दिया, मुझे भी बस नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए ऐसे ही घूम रहा था। मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा। अगले कुछ दिनों में मैंने एक और बात देखी। विक्रम अक्सर अर्जुन से बिजनेस की बातें करने लगे थे। ये जमीन कितनी होगी? तुम्हारा ऑफिस अपना है या किराए का है? पापा ने कोई वसीयत बनाई थी क्या? मुझे ये सवाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, लेकिन अर्जुन बहुत सीधे स्वभाव के थे। उन्हें किसी पर शक करना आता ही नहीं था। वो हर सवाल का जवाब बड़े आराम से दे देते, और मैं भी यही सोचती रही कि शायद जीजा जी सिर्फ घर के बड़े होने के नाते ही ये सब पूछ रहे हैं। मगर मुझे कहाँ पता था कि ये सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं पूछे जा रहे। मम्मी को गए हुए अब लगभग 1 महीना हो चुका था। निशा दीदी और विक्रम जी अब भी हमारे घर पर ही थे। मैंने कई बार अर्जुन से कहा भी कि दीदी लोग अभी तक गए नहीं। इस पर अर्जुन ने धीरे से कहा, विशाली, ये घर दीदी का भी तो है, अभी उनका मन नहीं होगा जाने का, कुछ दिन और रह लेने दो। इसलिए मैंने भी दोबारा कभी कुछ नहीं कहा। उस सुबह सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। प्रेम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो अपनी छोटी सी पानी की बोतल लेकर पूरे घर में दौड़ रहा था। अर्जुन ने उसे गोद में उठाकर उसके गाल पर प्यार किया।
फिर अर्जुन मेरे पास आए, धीरे से बोले, विशाली आज शायद ऑफिस से थोड़ा लेट हो जाऊं, एक ज़रूरी मीटिंग है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन खाना समय पर खा लीजिएगा। उन्होंने हमेशा की तरह मेरे माथे को हल्के से छुआ और घर से निकल गए। मगर मुझे क्या पता था कि ये आखिरी बार था जब मैंने उन्हें अपने पैरों पर चलते हुए देखा। अर्जुन के जाने के लगभग आधे घंटे के बाद विक्रम भी जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। मैंने पूछा, जीजा जी आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया कि हाँ, बस थोड़ा काम है। इतना कहकर वो भी घर से निकल गए। उस समय मुझे ये बिल्कुल अजीब नहीं लगा। मैं अपने रोज के कामों में लग गई। शांति काकी घर के कामों में मेरी मदद कर रही थी, संजीव काका बाजार गए हुए थे और प्रेम भी स्कूल चला गया। घर में अब एक अजीब सी खामोशी थी। दोपहर के लगभग 1:30 बजे होंगे। मैं कपड़े तय कर रही थी, तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। मैंने फोन उठाया। हेलो। तो उधर से घबराई हुई आवाज आई कि आप अर्जुन जी की पत्नी बोल रही हैं? मेरा दिल एकदम से धड़क उठा कि जी जी, क्या हुआ? उस आदमी ने जल्दी जल्दी कहा कि मैडम, अर्जुन जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। हम उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर आए हैं। आप जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाइए। मेरे हाथ से फोन लगभग छूट गया। मेरे कानों में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, एक्सीडेंट। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मैंने कांपती हुई आवाज में बस इतना पूछा, वो ठीक तो है ना? लेकिन उधर से सिर्फ इतना जवाब मिला, मैडम आप जल्दी अस्पताल पहुंचिए। और बस फोन कट गया। मेरे हाथ कांप रहे थे और आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मैं जोर से चिल्लाई, दीदी, जीजा जी। लेकिन घर में सिर्फ निशा थी। विक्रम तो पहले ही बाहर जा चुके थे। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने जल्दी से संजीव काका को फोन किया। फोन उठते ही मैंने रोते हुए कहा, काका अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में है। मेरी बात सुनते ही उधर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर संजीव काका घबराकर बोले, बिटिया तुम घबराना मत, मैं अभी अस्पताल पहुंचता हूं, तुम भी तुरंत निकलो। मैंने जल्दी जल्दी प्रेम को शांति काकी के पास छोड़ा। वो भी घबरा गई थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बिटिया ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। मैं प्रेम का ध्यान रखूंगी, तुम बेफिक्र होकर जाओ। मैंने बिना कुछ कहे सर हिला दिया। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जब मैं अस्पताल पहुंची तो देखा संजीव काका पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने मुझे संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ एक जगह थी, ऑपरेशन थिएटर। उसके बाहर लाल बत्ती जल रही थी। मैं वहीं बैठ गई। हर गुजरता हुआ सेकंड मुझे एक साल जितना लंबा लग रहा था। फिर करीब 3 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। मैं दौड़कर उनके पास पहुंची। डॉक्टर साहब, अर्जुन कैसे हैं? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। ऑपरेशन तो सफल हो गया। उनकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले ही पल उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मेरी पूरी दुनिया बिखर गई। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो कोमा में चले गए हैं। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में उबलता हुआ शीशा डाल दिया हो। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई। मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, नहीं। डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, उन्हें होश आने में कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी। और वो आगे कुछ नहीं बोले, लेकिन मैं समझ गई थी उनकी अधूरी बात का मतलब क्या था। जब पहली बार मैंने अर्जुन को आईसीयू के शीशे के पीछे से देखा तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उनके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी थीं, हाथों में सुइयां लगी थी और चारों तरफ मशीनें जो लगातार आवाज कर रही थी। मैंने शीशे पर अपना हाथ रख दिया और रोते हुए बस इतना कहा, अर्जुन प्लीज आंखें खोलिए ना, देखिए मैं आ गई हूँ। लेकिन इस बार मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंची। उसी शाम निशा और विक्रम भी अस्पताल पहुंच गए। निशा मुझे गले लगाकर रोने लगी, लेकिन विक्रम के चेहरे पर वो बेचैनी नहीं थी जो एक जीजा के चेहरे पर होनी चाहिए थी। वो बार बार डॉक्टर से अर्जुन की हालत कम और अब आगे क्या होगा जैसे सवाल कुछ ज्यादा ही पूछ रहा था। उस वक्त मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो बस अपने पति को बचाने की प्रार्थना कर रही थी। अर्जुन के कोमा में जाने के बाद मेरी पूरी दुनिया बदल गई। मैं सुबह अस्पताल जाती और घर का खर्च चलाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करने लगी। मेरी रूटीन बस यही बनकर रह गई थी। उधर निशा और विक्रम ने भी अपने घर वापस जाने का नाम नहीं लिया। शुरुआत में मुझे लगा कि वो हमारी मदद के लिए रुके हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। अब घर के हर फैसले में विक्रम अपनी राय देते। बैंक के कागज, प्रॉपर्टी की फाइलें, अर्जुन का ऑफिस, हर चीज में उनकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैंने देखा कि वो अर्जुन की अलमारी खोलकर कुछ कागज देख रहे हैं और मुझे देखकर बोले
कि मैं तो बस ज़रूरी फाइल ढूंढ रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, पर अर्जुन की तरफ से उम्मीद नहीं छोड़ी थी। हर रोज़ अस्पताल जाकर उनसे बातें करती। डॉक्टर भी कहते थे कि उम्मीद अभी बाकी है। लेकिन इस बीच विक्रम और निशा का असली चेहरा सामने आने लगा। वो मुझे ताने देने लगे कि कब तक इस पर पैसा खर्च करोगी। डॉक्टर भी तो कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं कि वो ठीक होगा या नहीं। और मैं हर बार बस एक ही जवाब देती, जब तक उनकी सांस है तब तक उम्मीद है। फिर एक दिन अचानक डॉक्टर ने मुझे फ़ोन किया, मिसेस विशाली, अर्जुन जी को होश आ गया, आप तुरंत अस्पताल आ जाइए। ये सुनते ही मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। मैं बिना देर किए अस्पताल पहुंच गई और भागती हुई अस्पताल पहुंची। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों से खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आज इतने टाइम बाद मेरे अर्जुन को होश आया। मैंने ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र किया। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कहा, आप लोग एक एक करके मरीज से मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर बात मत कीजिए। मैं सबसे पहले कमरे में जाने लगी, पर तभी विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पहले हम लोग मिल लेते हैं, तुम बाद में चली जाना। उस समय मेरी खुशी इतनी ज्यादा थी कि मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना। मैं फौरन कमरे के अंदर गई। मैंने जैसे ही अर्जुन को देखा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और उनके पास जाकर खड़ी हो गई। धीरे से उनका हाथ पकड़कर बोली, अर्जुन, देखिए आप ठीक हो गए। अब मैं जानती थी आप वापस जरूर आएंगे। अर्जुन ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। फिर डॉक्टर से बोले, ये कौन है? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, अर्जुन, मैं विशाली हूँ, आपकी पत्नी। उन्होंने तुरंत सर हिलाया, नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता। कमरे में मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। निशा रोने का नाटक करते हुए बोली, भैया, ये आपकी पत्नी ही है। लेकिन अर्जुन ने फिर वही कहा, नहीं, मेरी कोई पत्नी नहीं है। और मैं वहीं खड़ी रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इतने में विक्रम ने मौका देखकर ऊंची आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, मुझे तो पहले से ही इस औरत पर शक था। पता नहीं इसने भैया के साथ क्या किया है। निशा भी तुरंत उसकी बात का साथ देने लगी। हाँ डॉक्टर साहब, भैया के एक्सीडेंट के बाद से घर की सारी जिम्मेदारी इसी के हाथ में थी। धीरे धीरे दोनों ही मुझे कटघरे में खड़ा करने लगे। कुछ रिश्तेदार भी उनकी बातें सुनकर मुझे शक भरी नजरों से देखने लगे। विक्रम ने पहले से ही पुलिस को बुला रखा था। थोड़ी देर में पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे। मैं बार बार बस यही कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कब से इनकी सेवा कर रही हूँ। लेकिन उस समय मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं था। जब पुलिस मुझे अपने साथ ले जाने लगी, तभी अचानक अर्जुन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। सबको लगा शायद उन्हें कुछ याद आ गया है, लेकिन उन्होंने किसी की नज़र बचाकर मेरी मुट्ठी में एक छोटी सी मुड़ी हुई पर्ची रख दी और फिर ऐसे लेट गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। पुलिस मुझे अस्पताल से लेकर चली गई। थाने पहुंचने के बाद लेडीज पुलिस ने कहा, तुम्हारे खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है, पूछताछ के बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मैंने राहत की सांस ली। जैसे ही मैं अकेली हुई, मैंने अपनी मुट्ठी खोली। वही छोटी सी पर्ची जो अर्जुन ने मुझे दी थी। कांपते हाथों से मैंने उसे खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अभी चुप रहना, मौत घर में ही छिपी है, किसी पर भरोसा मत करना। उस एक लाइन ने मेरे सारे सवाल और बढ़ा दिए। अगर अर्जुन मुझे पहचानते नहीं तो फिर ये पर्ची किस लिए है? और मौत घर में ही छिपी है, आखिर इसका क्या मतलब था? मैंने उसी वक्त तय कर लिया, अब मैं सिर्फ अपने पति की बेगुनाही ही नहीं, उस साजिश का भी सच दुनिया के सामने लाकर रहूंगी जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं समझ गई कि अर्जुन मुझे पहचानते थे, लेकिन किसी बड़ी वजह से सच छिपा रहे थे। मैंने चुपचाप सबूत जुटाने शुरू किए। सबसे पहले मैं संजीव काका से मिली। उन्होंने बताया कि अर्जुन का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी। धीरे धीरे मुझे सारे सबूत मिल गए और सच सामने आ गया कि लालच में अंधे होकर विक्रम और निशा ने ही अर्जुन को मारने की कोशिश की थी, ताकि पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकें। फिर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में अर्जुन ने बताया कि उन्हें होश आते ही सब याद आ गया था, इसीलिए उन्होंने अनजान बनने का नाटक किया ताकि असली मुजरिम खुद सामने आ सके। और आखिरकार सच की जीत हुई और हमारा परिवार फिर से नई उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी जीने लगा। लालच इंसान से उसके रिश्ते और इंसानियत दोनों छीन लेता है, लेकिन सच चाहे जितनी देर से सामने आए, जीत हमेशा उसी की होती है।